नमस्कार दोस्तों। हमारा वन एवं वन्य जीव संसाधन में पार्ट सेकंड हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा सामान्यतः एशियाई चीता के बारे में, वे दुर्लभ जातियों के बारे में। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है इसमें हम महत्वपूर्ण मुद्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हिमालयी यव। हिमालयी यव से ये स्पष्ट हो रहा है कि सामान्यतः ये हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक पौधा है। तो सामान्यतः दोस्तों जो हिमालयी यव है यह एक औषधीय पौधा है, अर्थात चीड़ के प्रकार का सदाबहार एक यह औषधीय पादप होता है जो कि सामान्यतः हिमाचल प्रदेश व अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश व अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जिसकी छालों से, पत्तियों से, टहनियों से और जड़ों से, छाल, टहनी, पत्तों व जड़ों से सामान्यतः टक्सोल नामक एक रासायनिक द्रव्य निकलता है। और उस जो रासायनिक द्रव्य होता है उस रासायनिक द्रव्य को टक्सोल कहते हैं। और वह टक्सोल सामान्यतः कैंसर जैसी जो बीमारी होती है उसमें औषधि के तौर पर काम में लिया जाता है। वापस से समझ लीजिए दोस्तों कि जो हिमालयन यव है यह एक चीड़ के प्रकार का औषधीय पादप है जो कि अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आपको पता है कि ये हिमालय के ही हिस्से हैं, तो हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ये बहुतायत में पाया जाता है। इसके साथ ही इसकी छाल, पत्तियों, जड़ों में सामान्यतः टक्सोल नामक एक रसायन निकलता है जो कि कैंसर के उपचार में उपयोगी है। लेकिन हुआ क्या कि सामान्यतः मनुष्य द्वारा अपने लालच के लिए इनका अत्यधिक निष्कासन किया जा रहा है, यानी कि टक्सोल का अत्यधिक निष्कासन किया जा रहा है। और अत्यधिक निष्कासन के कारण सामान्यतः अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ये पादप जगत अब सूख गए हैं, यानी हजारों की संख्या में ये पेड़ अब सूख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हिमालयी यव। तो हिमालयन यव क्या है? यह एक औषधीय पौधा है, ठीक है, और साथ ही ये चीड़ के प्रकार का है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में बहुतायत में पाया जाता है। इसकी पत्तियों, टहनियों व जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकलता है जो कुछ कैंसर की बीमारियों में उपचार के तौर पर काम में लिया जाता है। तथा साथ ही सामान्यतः अब इसके अत्यधिक निष्कासन के कारण हजारों की संख्या में इसके पेड़ अब सूख गए हैं। हजारों की संख्या में इसके पेड़ अब सूख गए हैं। इसके बाद है दोस्तों भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक। सबसे पहले तो हमने ये स्पष्ट कर लिया था पहले कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो जैव विविधता किसे कहा जाता है? प्रकृति में विभिन्न वनस्पति जात व प्राणी जात का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। अर्थात प्रकृति में विभिन्न वनस्पति जात व प्राणी जात का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। अब दोस्तों सबसे पहली बात ये आती है कि कोई भी वनस्पति हो या कोई भी जीव हो, इनकी संख्या कम क्यों हो रही है, यानी कि इनकी संख्या में कमी के क्या क्या कारण है। तो कमी का जो सबसे पहला कारण है वो इसमें स्पष्ट है, वन्य जीवों के आवासों का विनाश। जैसे कि सामान्यतः दोस्तों आपने देखा होगा कि जो जंगली जानवर हैं वो अपने प्राकृतिक आवासों में रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो मनुष्य है अपने लालच के लिए सामान्यतः क्या करता है कि उन प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर देता है। और प्राकृतिक आवासों के नष्ट करने से स्वाभाविक है कि वह लुप्त होने के कगार पर आ जाते हैं, जैव विविधता कम होने के कगार पर आ जाती है। जैसे कि हम जनरली एक बात सोचें कि सामान्यतः यदि कोई पक्षी घोंसला बनाता है और हम बार बार उसके घोंसले को तोड़ते हैं तो धीरे धीरे वह नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से वन्य जीवों के आवासों का विनाश। दूसरा है जंगली जानवरों को मारना व आखेटन। जंगली जानवरों को मारने या आखेटन से भी जैव विविधता क्या होगी? कम होगी। तीसरा है पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरण के प्रदूषण के कारण भी सामान्यतः जैव विविधता कम होती जा रही है। अर्थात प्रदूषण के कारण जो जीव हैं वो अधिक मात्रा में नहीं बढ़ पा रहे। जैसे कि सामान्यतः क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं, उद्योग होते हैं, वहां से गंदा पानी नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियों में रहने वाले जो जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जैव विविधता कम हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों विषाक्तीकरण और इसी प्रकार से दावानल। दावानल का अर्थ है जंगल में आग। सामान्यतः जंगल में आग के कारण भी क्या होता है कि जो जीव होते हैं या सामान्यतः जो वनस्पतियां होती हैं
वो नष्ट हो जाती हैं। के बाद है दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट क्या है कि टाइगर प्रोजेक्ट को बाघ परियोजना भी कहते हैं, और हमारे भारत देश में बाघ परियोजनाओं की शुरुआत 1973 में हुई। बाघ परियोजनाओं की शुरुआत 1973 में हुई, और बाघ परियोजनाएं क्या है कि सामान्यतः बाघों की संख्या अब घट रही है, और बाघों की घटती संख्या को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा उनका संरक्षण किया जा रहा है या उनको बचाया जा रहा है, जिसे बाघ प्रोजेक्ट कहते हैं। अब बाघ प्रोजेक्ट में हम सामान्यतः देखेंगे या टाइगर प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में 1973 में सर्वे किया गया, और उस सर्वे के आधार पर यह तय किया गया कि 20वीं शताब्दी से पहले बाघों की संख्या 55,000 थी, जो घटकर 1827 रह गई है, यानी कि बहुत कम रह गई है। अब स्वाभाविक बात है कि बाघों की घटती संख्या के क्या कारण है। तो बाघों की संख्या क्यों घट रही है, उसका सबसे पहला कारण है बाघों को मारकर व्यापार के लिए चोरी करना। यानी कि सामान्यतः क्या किया जा रहा है, बाघों को मारा जा रहा है और व्यापार के लिए इनको चोरी किया जा रहा है। दूसरा आता है दोस्तों आवासीय स्थलों का सिकुड़ना। आवासीय स्थलों के सिकुड़ने का मतलब है, जैसे अभी अभी हमने जाना कि प्राकृतिक आवासों को नष्ट किया जा रहा है, और प्राकृतिक आवास जैसे जैसे सिकुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः सरकार की बड़ी बड़ी जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि सड़कों का निर्माण किया जाता है, बांधों का निर्माण किया जाता है, या कृषि भूमि का विस्तार किया जाता है, तो इसके कारण इनके आवास स्थल सिकुड़ रहे हैं, यानी कि ये लंबे क्षेत्र तक अब अपना विस्तार नहीं रख पा रहे हैं। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि ये बाघों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अगला है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी उत्तरदायी है, जैसे कि सामान्यतः कृषि भूमि का विस्तार करना होगा, हमें आवासों का निर्माण करना होगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा, तो इसके लिए सामान्यतः क्या होता है कि बाघों की संख्या कम हो रही है। और लास्ट है इसमें दोस्तों भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना। कहने का अर्थ ये है, जैसे कि हमने साइंस में उपभोक्ता पढ़े हैं, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है कि सामान्यतः जिन जीवों का शिकार बाघ करते हैं, अर्थात बाघ जिन जातियों को खाते हैं, यदि वो जातियां कम हो जाएंगी तो स्वाभाविक बात है कि बाघ भी समाप्त हो जाएंगे। जैसे मनुष्य शाकाहारी है, अब मनुष्य शाकाहारी है तो जैसे यानी कि वृक्षों से प्राप्त चीजें खाता है मनुष्य, या कृषि से प्राप्त चीजें खाता है, यदि उनको समाप्त कर दिया जाए तो स्वाभाविक बात है कि मनुष्य नष्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो इसकी उपजातियां हैं जिनका यह भोजन करता है, उनकी संख्या जब कम होगी तो स्वाभाविक तौर पर सामान्यतः बाघों की संख्या भी घटती जाएगी। बाघों की संख्या भी घटती जाती है। दोस्तों भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाएं। अब बाघ संरक्षण परियोजनाओं में देख लीजिए, बाघ संरक्षण का मतलब है भारत में प्रमुख बाघ संरक्षण परियोजनाएं जहां पर बाघों को सुरक्षित रखा जाता है, जिनमें सबसे पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, पश्चिम बंगाल। और इसी प्रकार से दोस्तों सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, सरिस्का वन्यजीव पशु विहार राजस्थान। मानस बाघ रिजर्व असम। और पांचवा है दोस्तों बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो जो बांधवगढ़ है वह स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश। तो वापस से देख लो, भारत में बाघ संरक्षण की जो परियोजना है उनमें सबसे पहला है कार्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में। सरिस्का वन्यजीव पशु विहार राजस्थान में। मानस असम में। और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पर सामान्यतः बाघों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों हमने सबसे महत्वपूर्ण देखा जैव विविधता को कम करने वाले कारक। इसके अलावा हमने हिमालयन यव पढ़ा, और हिमालयन यव के साथ ही हमने पढ़ा कि सामान्यतः टाइगर प्रोजेक्ट, और टाइगर प्रोजेक्ट कौन कौन से राज्यों में चलाया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण जो राज्य हैं उनसे संबंधित तथ्य जो कि हमारे पार्ट 2 के अंतर्गत आते हैं। अगला जो वीडियो होगा वो पार्ट 3 के नाम से आएगा, लेकिन सामान्यतः पार्ट 2 में दोस्तों सामान्यतः कि जो कुछ भी जो हमारे चैप्टर में महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लेकर ये हमारा टॉपिक चल रहा है। आप इसको
ध्यान से ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें, और यदि किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो वे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।